जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायलॉग इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। मुल्क भर के अंदर एक बड़ा ब्लैकआउट हुआ, मुल्क भर में बिजली बंद हो गई और ये कुछ लम्हे के लिए नहीं, कुछ मिनटों के लिए नहीं, बल्कि घंटों पे मुहित ब्लैकआउट था और अभी भी उसको बहाली का जो सिस्टम है वो उसको बहाल कर रहा है। बहुत सारे शहरों में बहाल हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ एरियाज़ हैं जहां बहाली अभी तक नहीं हो सकी। तो लगभग 15 से 18 घंटे आप रखिए कि ये मुसलसल एक ब्लैकआउट रहा। वफाकी वुज़रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने डिटेल बताई और टेक्निकली बताया कि क्यों ब्लैकआउट हुआ पूरे मुल्क में बिजली का। और वो वजह थी ट्रांसमिशन लाइंस में फ्रीक्वेंसी का 50 के नंबर से यकदम सिफर पर आ जाना, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच सिस्टम है, जिसकी कैपेसिटी 22,000 मेगावाट से लेके 25,000 मेगावाट तक है, वो मुकम्मल तौर पे ट्रिप कर गया। और जिस वक्त ये लाइट बंद हुई, सिस्टम में ट्रिप किया और फ्रिक्वेंसी 50 से 0 हुई, उस वक्त 22,000 मेगावाट से 25,000 मेगावाट की कैपेसिटी वाली ट्रांसमिशन लाइन में जो पावर थी वो 10,300 तकरीबन मेगावाट थी। और यही ज़रूरत भी थी उस वक्त मुल्क के अंदर। रात को 11:41 का वो टाइम था तकरीबन। और बताया जा रहा है कि फ्रिक्वेंसी डाउन हुई है। क्यों डाउन हुई है इसके बारे में डिटेल नहीं बताई गई, लेकिन वफाकी वज़रा ने यह ज़रूर कहा कि जो सिस्टम एग्जिस्ट करता है ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच का, वो इतना अच्छा और बेहतर नहीं है कि प्रॉपर बिजली को ट्रांसमिट कर सके। और अगर इस तरह का कि इमरजेंसी सूरत हाल होती है तो उसको हैंडल भी कर सके। और इसकी जिम्मेदारी भी 2.5 साल के बाद मौजूदा वफाकी वज़रा ने पिछली हुकूमतों पर डाल दी है। तो एक तो इस पर भी बात करेंगे क्योंकि बिजली बहाल हो चुकी है और सर्दियां थी, इसलिए आपको और मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई, लेकिन वो इंडस्ट्रीज जो इस पर काम कर रही थी और अहम असाइनमेंट्स अगर हॉस्पिटल्स में थी, एयरपोर्ट्स पर थी, बस टर्मिनल्स पर थी, तो वो ज़रूर डिस्टर्ब हुई हैं। लेकिन मौसम की वजह से हम सबको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। लेकिन एक बहुत अहम पॉइंट है कि पूरा मुल्क अगर किसी की नेग्लिजेंस से या किसी भी टेक्निकल वजह से ब्लैकआउट हो सकता है तो उसका किसी ना किसी को जिम्मेदार ज़रूर होना चाहिए। एक तो प्रोग्राम के शुरू में इस पर बात करेंगे और उसके बाद मुल्क के अंदर फ़ौज मुखालिफ बयानिया जो अपोजिशन की जानिब से चला और उसने एक ज़ोर पकड़ा सोशल मीडिया पे, उसकी वजह से ना सिर्फ इदारे की तौकीर पर बात हुई बल्कि कौमी सलामती के मसाइल भी जन्म ले सकते हैं। क्योंकि इदारों पर तनकीद होनी चाहिए, अच्छी तनकीद होनी चाहिए, लेकिन अगर पर्सनल अटैक हो जाएंगे तो सिर्फ इदारे की तौहीन नहीं होगी बल्कि कौमी सलामती के जो अहम अमूर हैं उस पर भी सवालिया निशान उठते हैं। उस पर हम बात करेंगे। और फिर उसके बाद अपोजिशन की मुश्तरका तहरीक है जिसका नाम पीडीएम है, पीडीएम के जो बदलते हुए मौक़िफ़ हैं उसकी वजह क्या है। क्योंकि अब पीडीएम ने फैसला किया है कि ना सिर्फ वो ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा लेगी बल्कि पीडीएम ये भी फैसला कर चुकी है, खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा वो पहली शख्सियत थी पीडीएम की जिन्होंने इस्तीफ़ों की बात की थी, लेकिन अब वो भी इलेक्शन की बात कर रही हैं और सेनेट इलेक्शन में भी जाना चाह रही हैं। लेकिन मीनवाइल जो पीडीएम का सेकंड प्लान था जिसमें एहतजाज थे और धरने थे, वो भी इन्हीं दिनों में होगा जिन दिनों इलेक्शन हो रहे होंगे। तो पीडीएम एक्चुअली चाह क्या रही है और उसका मुल्क की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, उस पर भी बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है और जनरल साहब ने। जनरल साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नज़ीर लगारी साहब हैं, सीनियर साहब, लगारी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राजा आमिर अब्बास साहब हैं, राजा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले जनरल अमजद शुएब साहब, ये क्या हुआ, पूरे मुल्क में बिजली चली गई सर और सोशल मीडिया पे बड़े अजीबोगरीब सी खबरें गर्दिश करना शुरू कर दी उसके बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारे मुल्क में ये कंस्पिरेसी थ्योरीज तो साथ ही चल निकलती हैं और मैंने भी बहुत सारी देखी, लेकिन जिस तरह हुआ ये सिलसिला वो लगता यही है कि कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ है और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम पैदा हुई। अब चीज ये है कि ये इतने बड़े पैमाने पे हो जाना, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। एक तो ये कि आपकी इंडस्ट्रीज वगैरह जो चीजें चल रही वो ठप हो जाती हैं जी। दूसरी तरफ ये भी है कि ये अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज जो कि सबटाज करके किया जाए या कोई ऐसा अंदर आप कह लीजिए को फेलियर जो कि ह्यूमन जनरेटेड हो, तो वो आपके लिए और भी ज्यादा सीरियस बन सकता है कि एन वक्त पे जबकि आपको जरूरत हो तो आपकी क्राइसिस बन जाए। तो एक तो ये कि इसकी इंक्वायरी, जैसे कहा जा रहा है कि इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है, वो इंक्वायरी स्टील सेल होनी चाहिए। ऑल्दो इन इंक्वायरीज के रिजल्ट्स तो आपके सामने नहीं आते, लेकिन बारसूरत जिम्मेदारों का तयन होना चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए।
या अगर उनका किसी का कसूर नहीं है जी तो फिर टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं तो उनको इम्प्रूव करना चाहिए। ये हम बड़े अरसे से सुनते आ रहे हैं कि ट्रांसमिशन सिस्टम जो है ये बड़ा पुराना हो चुका हुआ है, फरसुदा है, और इसके जरिए इतना बड़ा लोड ट्रांसमिट करना ये आसान नहीं, मुश्किल है, और इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो फिर ये हुकूमत को चाहिए था कि ये इसके बारे में प्लानिंग करके तो इस पे काम शुरू करवाते। अगर इन दिनों में से प्लान जनरल सामने आ साहब, मैं जाती या जल्दी से काम शुरू इसको इस टॉपिक से निकलना चाहूंगा। बस ये बता दीजिए कि पूरे मुल्क में अगर बिजली बिजली चली जाए, इट्स नॉर्मल थिंग कि या टेक्निकल फॉल्ट है छोड़ दो ठीक हो जाएगा, या एक बड़ी नहीं इंपॉर्टेंट नहीं, बात ये है, इस तो पर फोकस ये करना चाहिए? इस तरह तो छोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है। आप इस तरह बात को खत्म नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी क्राइसिस थी, और ये भी नहीं था कि कोई चंद मिनटों में हल हो गया मसला। ये जैसे आपने भी बताया कि 18 घंटे, हमारे यहाँ भी इस्लामाबाद वगैरह में भी 4-5 घंटे तो लग ही गए थे जी बिजली को बहाल करते। तो ये बहुत मैं समझता हूँ बड़ा सीरियस एक क्राइसिस हुई। इसका नुकसान बहुत ज्यादा, अभी भी मैं समझता हूँ किसी ने नुकसान का अंदाजा नहीं किया कि क्या हॉस्पिटल्स वगैरह में कोई कैजुअल्टीज हो गई इसकी वजह से, या इंडस्ट्री का कितना नुकसान हुआ, या ये कि कोई और जैसे को बच्चे पढ़ते हैं या करते हैं उनका कुछ अंदाजा कि क्या हुआ। तो ये चीजें तो हैं जिनका अंदाजा करना इस वक्त बिल्कुल स्ट्रेट ठीक, अवे शायद बिल्कुल ठीक पॉसिबल है, ना हो, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये बहुत नजीर बड़ी लगारी क्राइसिस साहब, बन। बिल्कुल ठीक है। नजीर लगारी साहब, सर आपके ख्याल में, क्योंकि वफाकी वुज़रा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें फ्रीक्वेंसी का एक मसला बताया, जो दूसरा मसला मुझे नजर आया और जो उमर अयूब साहब ने हाईलाइट किया वो ये है कि ट्रांसमिशन सिस्टम पुरानी हुकूमतों ने लगाया, उसको अपडेट नहीं किया, जिसकी वजह से इस फेलियर की जिम्मेदार भी पुरानी हुकूमतें हैं। सर वो तो उनकी अपनी मर्जी है, जिसको चाहे जिम्मेदार करार दें, जिसको चाहे वो उनकी अपनी मर्जी है हुकूमत की। उनको ये अंदाजा नहीं है कि पिछले एक अरसे में किस तरह से पावर जनरेशन जो है उसका इजाफा हुआ था, किस तरह से कोई 11-12 हजार मेगावाट बिजली नए तौर पर आई है। उससे पहले तो आपके पास बिजली का बहरान था, बहरान तो अब भी है। एक तो ये कि हमने बिजली हासिल करने की कोशिश नहीं की, और दूसरी बात ये है कि ये जो पावर का ट्रांसमिशन का सिस्टम है वो भी तो जाहिर है वही है जो पहले से चल रहा था, उसके अंदर इनहेंस किया गया और इतना कैपेसिटी पैदा की गई कि जो 12-13 हजार था वो 20-25 हजार जो है वो मेगावाट बिजली जो है उसको अपने पास रख सकता है। वो कल तक तो सिस्टम ठीक था, आज खराब हुआ है, और कल के काम की जिम्मेदारी आज के काम पर कैसे डाली जाए मुझे नहीं है। 2.5 साल इनके बाद चलता रहा है, अगर कहीं खराबी का इनको मालूम था तो उसको ठीक कर देते। इसमें कौन सी बात थी जो इनसे ठीक नहीं हो सकती थी? जाहिर है अब तो हर चीज उनके 10 लाख में थी। एक बात तो ये है, अभी मैंने एक सोशल मीडिया पर एक खत देखा है, लेटर देखा है, कुछ 6-7 लोगों को सस्पेंड किया गया है, और जिन लोगों को सस्पेंड किया गया है उनका ताल्लुक गुड्डू के पावर स्टेशन से। मुझे ये बात अभी तक समझ में नहीं आई है कि ये जाली है या असली है ये लेटर। नहीं, ऐसी ये न्यूज़ ठीक है सर, गुड्डू के लोगों को सस्पेंड किया गया, इंक्वायरी उनके खिलाफ भी की जाएगी। सर ये कह रहा हूँ कि क्या सारे का सारा पावर जनरेशन में या उसकी ट्रांसमिशन में जो सबसे बड़ा फॉल्ट था उसके जिम्मेदार यहाँ कश्मीर के पास गुड्डू के पावर स्टेशन में थे कि यही लोग जिम्मेदार थे? तरबेला के भी यही जिम्मेदार थे, मंगला के भी यही जिम्मेदार थे, जेलों में जहाँ पानी जहाँ पर जो है वो फॉल्ट आया है उसके जिम्मेदार भी ये थे। अच्छा, मैं बिल्कुल नहीं इस तरह से सोचता हूँ, लेकिन ये सवाल तो पैदा होगा कि आपने सबसे पहला जो इतने बड़े पावर फेलुअर का इतना बड़ा जो वो हुआ है उसकी जिम्मेदारी आपने जो है वो सिंध के जो इलाका था उसके जिम्मेदारों पर डाल दी है, और जो मेन स्टेशन हैं उनके बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं किया। पहला तो फैसला ये हो गया ना कि फुला जो है इनको हटा दिया जाए और इनको सस्पेंड कर दिया जाए और उनको जिम्मेदारी लगाई जाए कि जनाब तुम यहाँ बाउंड रहोगे और कहीं मूवमेंट नहीं होगी तुम्हारी, ये वगैरह वगैरह। ये सारा लेटर जो है सामने आया है। एक तो जिम्मेदारी का तायन निचली सतह पर हुआ है कि सब इंजीनियर और सर बिल्कुल ठीक है। लगार साहब एक चीज और भी ऐड कर दीजिए इसमें जल्दी से, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उमर अयूब साहब ने, क्योंकि पूरे मुल्क में बिजली नहीं है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वफाकी वुज़रा जो उस पोर्टफोलियो का है जिसका काम बिजली और पानी से है, तो वो जरा हमें डिटेल बताएगा कि असल मसला कहाँ हुआ और क्यों हुआ और किसकी वजह से हुआ। बतौर सहाफी, बतौर शहरी तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, उन्होंने मतलब वो नजर नहीं आई, कॉम्प्रिहेंसिव जो चीज होनी चाहिए थी वो थी नहीं। आपको कैसी लगी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस? लेकिन कुछ भी नहीं आया है, कुछ भी नहीं आया। जो आपने एक डिटेल बताई और साथ में एक फुटेज चल रही थी कि किस तरह से जो है वो 50 से 0 तक गया है और फिर किस तरह अंधेरा छाया है, ये तो आपने सबने देखा है। 30 मिनट बिजली गई थी 2011 में,
ताइवान के मिनिस्टर ने 2017 अगस्त में पावर बंद हुई पूरे मुल्क की, रिजाइन कर दिया कुछ मिनट्स के लिए। वो जो जिसके पास पोर्टफोलियो था उसने रिजाइन कर दिया। तो ये तो वहाँ जिम्मेदारी की बात है ना। तो यहाँ हमारे वुज़रा जो हैं वो ये नहीं बता पा रहे कि असल जिम्मेदार कौन है और मसला क्यों हुआ, वो 50 से 0 क्यों हुई। क्या हमारी ये कैपेसिटी है सिस्टम की कि पूरा मुल्क जो है वो मफलूज होकर रह सकता है किसी भी वक्त? देखिए, एक तो अदनान ये बड़ा एक आई ओपनर होता है, और जब इस किस्म का कोई इंसिडेंट होता है तो उससे आपने सीखना होता है कि कहाँ पे फॉल्ट लाई करती है। मैं खुद चूंकि पावर जनरेशन से काफ़ी हद तक डील करता हूँ, ये जितनी भी इनके केसेस वगैरह और इश्यूज, तो पावर जनरेशन में प्रॉब्लम ये हुआ कि पिछले चंद सालों में आपने प्राइवेटाइजेशन के चले गए, आपने प्राइवेट कंपनीज को पावर जनरेशन के लिए पॉलिसीज़ बनाई। हमारी 2002 से लेके फिर 16 में पॉलिसी है। ये तमाम पॉलिसी जो उनसे थी ये पावर जनरेशन के बारे में थी, लेकिन पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ये खामोश रहे। नेशनल ग्रिड जो सा है वो तो प्राइवेट नहीं है, वो तो ये होल्ड करते हैं। अब जब आपके यहाँ इतनी पावर जनरेशन हो रही है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और मैं शुरू से कह रहा हूँ कि नेपरा को आप देखिए, वापडा को देखिए, और ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इनको देखिए, और फिर नेशनल ग्रिड। इशू वही आया कि कहीं ना कहीं नेशनल ग्रिड में और डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम इतनी जल्दी सॉर्ट आउट नहीं हो सकता है कि विद इन फ्यू आवर्स आप उसके क्रक्स पे चले जाएं कि ये इशू था। अब जैसे लगारी साहब ने कहा कि जी वो सिंध के किसी इलाके के बंदों को आपने जिम्मेवार ठहरा दिया, गुड्डू बराज के, ये थोड़ी सी अप्रोच जो सी है इस किस्म की नेशनल इश्यूज में नहीं होनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि पावर जनरेशन का फेलियर हुआ, इसको दोबारा नहीं होना चाहिए, और अगर चंद लोग इसके जिम्मेवार हैं, जाती तौर पे मैं समझता हूं कि चंद लोग जिम्मेदार नहीं, इसमें वही ट्रांसमिशन का इशू है जो मेरा सवाल था ना सर स्पेसिफिकली आपसे कि रिजाइन करना चाहिए। मैं रिजाइन ना करें सर, मेरा और मतलब देखना कि इस बात को जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 21 घंटे हो गए, 21 घंटे बाद भी पाकिस्तान जैसे बड़े मुल्क में जहाँ 22 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, हमारे लोग हमें ये नहीं बता सके भाई फ्रीक्वेंसी 50 से 0 क्यों हुई। ये बात अभी तक नहीं पता चल सकी सर। ये बात गालिबन जो है ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल बात होगी, थोड़ा सा इसमें वेट कर लें, इंस्टेड के जी हम कहें कि जनाब को छुपाया जा रहा है। लेट्स सी कि असल खुदा न खास्ता अगर तो कोई ऐसा सिक्योरिटी लैप्स है या कोई ऐसा सेबोटाज का इशू है, फिर तो दैट्स अ वेरी सीरियस थिंग। लेकिन अगर ये रूटीन में हमारी कैपेसिटी का मसला है, हमारी ट्रांसमिशन का मसला है, तो फिर उसमें जो वापडा के मिनिस्टर हैं उन्हें बैठना चाहिए। और मेरे ख्याल में मौजूदा हुकूमत ने एक बड़ी भारी रकम रखी है कि अब वो जनरेशन से ज़्यादा ट्रांसमिशन की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, और जैसे ही ट्रांसमिशन इम्प्रूव होगी तो लगता है कि ये चैप्टर जो सा है ये भी मजबूत हो जाएगा और इस किस्म के इंसिडेंट्स दोबारा नहीं होंगे। जनरल साहब जरा एक कमेंट कर दीजिए, क्योंकि बड़ी बड़ी टेक्निकल सी बात है और हम तीनों उसमें एक्सपर्टीज नहीं रखते, लेकिन एक जनरल ऑब्जर्वेशन तो हो सकती है जनरल साहब कि ये सिस्टम जो एग्जिस्ट करता है ये 22 मेगावाट से 25,000 मेगावाट तक है, ये इस सिस्टम की कैपेसिटी है। उस वक्त जब ट्रिप हुआ सिस्टम तब 10,000 मेगावाट एग्जिस्ट थी। वजह बताई 0 से 50 तक होने में। मेरा सवाल राजा साहब से भी यही था कि भाई 21 घंटों में हम ये नहीं बता सके कि आखिर क्यों ऐसा हुआ, और अगर पूरे मुल्क की बिजली चली गई तो हमें मतलब हम किसके हाथ में ये सारा सिस्टम है कि 20-22 घंटे मुल्क में बिजली नहीं बहाल हो सकती। ये सारी वजूहात आपके ख्याल में गवर्नमेंट को बतानी चाहिए थी, या जिस तरह टैकल किया इस मसले को वो भी बाकी साहब मसाइल की तरह है सर? मेरा ख्याल है तफसीलन तो वो जवाब दे सकेंगे जब इंक्वायरी एक मुकम्मल हो जाती है जी। लेकिन एक चीज वाजे है कि जो सिस्टम ट्रांसमिशन सिस्टम आपका पुराना है वो इतना रिलायबल नहीं रहता इतने अरसे में। उसके अंदर जब मॉडर्नाइजेशन नहीं हुई या उसकी रिवैम्पिंग नहीं हुई तो फिर 10,000 हो या 15,000 हो, वो सिस्टम जो रिलायबल नहीं है उस पर प्रॉब्लम आ सकती। लिहाजा ये जरूरी होगा कि इस सिस्टम को न सिर्फ अपग्रेड किया जाए बल्कि बाकी भी इसके जो फॉल्ट्स हैं मॉडर्नाइजेशन करनी हो, या जो लाइनें बहुत सारी पुरानी उनको बदलना हो। इस सिस्टम की कैपेसिटी के साथ साथ इसकी रिलायबिलिटी फैक्टर भी इंप्रूव करना होगा, जो लगता है कि अभी नहीं है, बहुत पुराना सिस्टम। तो ये चीजें इंक्वायरी के बाद बाहर आएंगी। हो सकता है कि जो गुड्डू में जिन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया है कुछ उनको बेगुनाह निकले इंक्वायरी की बुनियाद, और ये साबित हो कि सिस्टम नहीं अपने आप को सपोर्ट नहीं किया, कोलैप्स कर गया। तो ये चीजें जो है ये मेरा ख्याल इंक्वायरी से पहले बातें करना इस पे या क्यास आराई करना मुनासिब नहीं हो। बिल्कुल सही। लगारी साहब एक कमेंट कर दीजिए सर, जैसे ही बिजली गई सोशल मीडिया पे अफवाहों का बहरान बरपा हो गया। किसी ने कहा कि मतलब मुल्क में खुदा न खास्ता मार्शल लॉ लग गया है, किसी ने कहा कि इंडिया पे अटैक होने लगा है।
मतलब बहुत अजीबोगरीब सी खबरें फैलना शुरू हो गई थी, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है जब ऐसी गलत अफवाहें फैल जाती हैं और ये बड़ा पैनिक क्रिएट कर देती हैं सर मुल्क के अंदर? मैं इसमें दो बातें याद करूंगा। एक तो यह है कि रात को मुझे पता उस वक्त चला जब मुझे यूके से कॉल आई और मुझे कहा गया कि पावर आपके बिजली है। मैंने कहा नहीं, बिजली नहीं है। तो उन्होंने कहा पावर ब्रेक डाउन हो गया पूरे मुल्क में, और यहाँ अफवाहें ये चल रही हैं कि इंडिया के तैयारे देखे गए कराची के करीब और यूं पावर जो है वो ब्लैकआउट हो गया। तो जाहिर तशवीश की बात थी और उस तरह से हमने चीजों को सोचना शुरू किया। और फिर उसके बाद वो तैयार है सर, लंदन में बैठे लोगों को नजर आए, आप ये देखें। जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि ये पावर जाने के 15 मिनट के बाद मुझे कॉल आई और मुझे भी उस वक्त तो हम सोने जा रहे थे, लेकिन ये कि ये सूरत सामने आई कि जी लंदन से ये बात। दूसरी बात ये सामने आई कि जनाब किसी ने कहा कि भाई वो जो है सुबह देखना, सुबह जो होगा अजीज हमवतनों अस्सलाम वालेकुम होगा, अल्लाह माफ करे कि इस तरह की सूरत हो पाकिस्तान में कभी भी। तो ये जो है वो अफवाहें थी। मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ आपका, मैं एक थोड़ा सा वक्त लेता हूँ। एक हुआ ये 2 साल पहले हम यूके में थे, अपना सॉरी चाइना में थे, और चाइना में हमने जो दुनिया में पावर जनरेशन की सबसे बड़ी कंपनी है उसके दफ्तर में हम ब्रीफिंग ले रहे थे। वो हमें बता रहे थे कि जनाब हम कितनी जनरेशन करते हैं और दुनिया के कितने मुल्कों को हम जो है वो बिजली फराहम करते हैं। तो ये सारा कुछ उनकी तरफ से बताया जाता है। तो मैंने ऐसे ही बिल्कुल अपनी जहालत का एतराफ करता हूँ, मैंने एक जाहिलाना किस्म का सवाल किया, अच्छा जी ये बताएं कि अगर आपका पावर सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाए, बैठ जाए और आपकी ट्रांसमिशन जो है सस्पेंड हो जाए, उन्होंने कहा आपने ये सोच कैसे लिया, आपके गुमान में ये बात कैसे आ गई? उन्होंने कहा अवल तो ये है कि हमारे पैरेलल 7 सिस्टम हैं। अगर पहले सिस्टम में फेलियर हुआ तो ऑटोमेटिक दूसरे सिस्टम पर, अगर दूसरे में मसला आता है तो तीसरे सिस्टम पर, लेकिन दूसरे सिस्टम पर जब चले जाएंगे तो बिल्कुल सेफ होंगे और हम पहले सिस्टम को रिपेयर कर चुके होंगे। उसके बाद हमें तीसरे सिस्टम पर जाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन हमने 7 पैरेलल सिस्टम रखे हैं कि उसका तस्वर ही नहीं पता होता, आप सोच भी नहीं सकते, आपके वहम गुमान में नहीं आ सकता है, आपके ख्याल भी नहीं आ सकता है कि हमारे यहाँ पावर जनरेशन का पावर का ब्रेकडाउन हो सकता है। पाकिस्तान में पॉसिबल है लगारी साहब, पाकिस्तान में सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ब्रेक पे जाना राज साहब, एक कमेंट जल्दी से कर दीजिए। हम हर काम में सियासत क्यों करते हैं सर? इस मसले पे भी अपोजिशन ने कहा कि हुकूमती पार्टी जो है वो गलत खबरें फैला रही है, जबकि वफाकी वज़रा और सूबाई वज़रा ने कहा कि जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं मुख्तलिफ लोगों की तरफ से वो अपोजिशन जानबूझ के फैला रही है सर। देखिए, रात को मैंने सोशल मीडिया पे देखा और वफाकी वज़ीर हैं फवाद साहब, सबसे पहले उनकी स्टेटमेंट आ गई, फिर उमर अयूब की आई और उसमें उन्होंने कोई प्रोपेगेंडा उन्होंने कहा कि किसी प्लांट के फेलियर की वजह से, और फिर बताया फ्रीक्वेंसी किस तरीके से हो रही है, और साथ में उन्होंने जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी मिनिस्ट्री की, उन्होंने कहा वहाँ से अपडेट लीजिए। बाकी बात रही कि जी अगर चाइना में नहीं हो सकता, यूएस में हुआ है, कई दफ़ा हुआ है, दुनिया के कई ममालिक में ये पावर ब्रेक डाउन होता है। अब पावर ब्रेक डाउन हो गया, इसका मैं समझता हूँ किसी किस्म का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। फिरदौस आशिक अवान साहब ने कहा कि जो गलत खबरें फैलाई जा रही हैं वो अपोजिशन फैला रही है। अब फिरदौस आशिक अवान साहब ने अगर कहा कि अपोजिशन फैला रही हैं तो अपोजिशन कहेगी हुकूमत सही नहीं बता रही। बात तो ये है कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट था उन्होंने बिल्कुल एक आम शहरी को ये पता चल गया था कि इशू क्या है, और थैंक्स टू सोशल मीडिया और ट्विटर पे जिस पे इन्होंने गवर्नमेंट के जो बंदे हैं उन्होंने हर चीज़ क्लियर करके रख दी। एक ब्रेक है नाज़रीन, ब्रेक के बाद पीडीएम के रोल पर हम बात करेंगे और मुल्क की सियासी गर्म जोशी अगले महीनों में क्या होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जनरल साहब, नवाज शरीफ साहब की एक बात से तो मैं बड़ा सर उसको एंडोर्स करता हूं और मैं चाहता हूं कि नवाज शरीफ साहब की इस गिले को दूर होना चाहिए। वो कहते हैं कि हर दफ़ा इस मुल्क में जमहूरी मुंतखब वज़ीर आज़म को 5 साल नहीं पूरे करने देता इस मुल्क का सिस्टम। जनरल साहब देखिए, बात यह है, पहले तो उनके अपने देख लीजिए नवाज शरीफ साहब के, पहली दफ़ा उनको गुलाम इसा खान ने निकाला जो सर एक सिविलियन सदर था, दूसरी दफ़ा फौज ने निकाला, तीसरी दफ़ा अदालत ने निकाला,
अब चौथा अवाम का धक्का रह गया, जिस दिन उन्होंने निकाला बात खत्म हो जाएगी। अब आप देखिए कि 72 सालों में जब से मियां साहब हुकूमत में आए हैं, अपने तो उन्होंने वजारतें या अपना जो कुछ ही वो तो सींग फंसा के अपनी हरकतों से गवाही, लेकिन बाकियों के खिलाफ सब साजिशों में ये खुद शरीक रहे। मोहतरमा बेनजीर के खिलाफ तमाम साजिशों में ये मौजूद थे और IGI बनाने में, और फिर इन्होंने असद दुरानी से पैसे लिए इस काम के लिए, साजिश के लिए, जो मुख्तलिफ सियासतदानों ने लिए थे। बेसिकली यही लोग थे लेड बाय मियां साहब। और अब यूसुफ गिलानी का किस्सा तो बड़ा ही ताजा था, उसमें भी मियां साहब अदालत में गए, पहले मेमो गेट में गए, फिर उसके बाद इसमें जब ये उनको आधे मिनट की सजा हुई यूसुफ गिलानी को, तो ये अदालत में चले गए, जी इनको ये सजा याफ्ता, ये तो वज़ीर आज़म रह ही नहीं सकता। तो हर काम में, हर इन साजिशों में भी, और गैर आईनी काम आप देख, हर दुनिया को आप सबक देंगे कि जनाब आइन की हदूद, आइन की हदूद, आइन की हदूद आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक से ले लें, और आज दिन तक कोई ऐसा काम नहीं जिसमें इन्होंने कभी आइन का, यानी सो बाय सो के आइन का जो हलफ उठाया होता, इन्होंने हलफ उठाया होता ना, जिसमें अपने मुल्क के मुफादात और मुल्क के राज की बात की होती है कि जनाब आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ऊपर भी आपने कसम खाई है जी, वो तक ये बाजार में आकर डिस्कस करके तो पब्लिक में फेंक देते हैं, आपके दुश्मन उसको इस्तेमाल करते हैं। 22 साल जब से ये लेकिन जनरल साहब पिछली 3 दहाइयों में जो नवाज शरीफ साहब ने ये जो PDM वाला जो प्लेटफॉर्म है, इतना इफेक्टिव प्लेटफॉर्म पहले तो कभी नहीं रहा ना सर, इससे कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट डाल पाएंगे नवाज शरीफ। ये तो इन्होंने दूसरों की कंधों पर रख के बंदूक चलाई ना, काम क्या किया इन्होंने? दूसरों के कंधे तो नहीं है सर, मरियम नवाज साहब साथ साथ है ना सर? नहीं, वो तो बेटी है ना, उसने तो साथ होना ही है क्योंकि वो बेनिफिशियरी है। तो बाकी तो PDM में दूसरे लोग हैं ना, दो पीपल्स पार्टी है, मौलाना की पार्टी है और छोटी मोटी पार्टी है। असल चक्कर ये है कि इन्होंने मोहम्मद जुबैर साहब को लॉन्च किया हुआ था कि जनाब आप बाजवा साहब को आगे लगाएं और इमरान खान से NRO लेके दें। वो बाजवा साहब नहीं लेके दे सके, और जिस दिन बाजवा साहब ने ये कह दिया बाहर निकल के कि जनाब ये जुबैर साहब हमारे पास इस काम के लिए आए थे, उसके बाद बयानिया बदल गया, फिर धड़ाधड़ बाजवा साहब से गोलाबारी शुरू बाजवा साहब के ऊपर हो गई कि उन्होंने लेके नहीं दिया। तो ये हमें समझना चाहिए ना यार, ये सारी बातें आपके सामने हैं। आज भी सियासत में पीपल्स पार्टी ने इनको बिल्कुल गंदा करके कॉर्नर करके रख, क्योंकि इन्होंने कभी अकल की सियासत की नहीं। लाहौर का जलसा इनका नाकाम इसी वजह से हुआ, मियां साहब के गुजरांवाले वाले वो बयानिए से। लाहौर में ये चीज लोग पसंद नहीं करते कि आप अफवाज के खिलाफ साजिशें करते थे। मैं जगह का रहने वाला, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हूं मैं, मुझे पता है। लाहौरी गए ही नहीं इनके जलसे में, लेकिन अगर मौलाना के लोग उसमें से निकल जाते या दूसरी पार्टियों में निकल जाते तो जनरल साहब जल्दी से, टाइम ज्यादा दे रहा हूं आपको, लेकिन जल्दी से कमेंट कर दें। लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जहां से उनकी सियासत का आगाज हुआ ज़ियाउल हक से, और जहां तक वो पहुंचे उसमें एस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा रोल रहा है, और नवाज शरीफ जैसा शख्स जिसकी पास एक पार्टी है, वोट बैंक है, वो कभी फौज के खिलाफ खुलकर बयानियत नहीं रख सकता। ये किसी वजह से कुछ बयानात उन्होंने दे दिए, हो सकता है बैकफुट पे चले जाएं। नहीं, वजह नहीं। आप सुने गौस बख्श, हमारे वो गौस अली शाह होते थे हमारे एक वजीर भी, इनके नून लीग के बड़े मोतबर हैं। आप उनका एक सुने, वो इनका बड़ा साथी रहे, बल्कि जलावतनी इनके साथ काटी। उन्होंने एक लफ्ज का, उन्होंने कहा जी इस शख्स के साथ एहसान करना मसला है, एहसान फरामोशात। अब ये इतनी बड़ी बात मैं उसके मुंह से सुन के कह रहा हूं, मेरा तो जाती तजर्बा मेरा नहीं है कि मैं साथ रहूं, लेकिन मैं देखता रहूं। ये गौस अली शाह कह रहा है। बात ये है कि ये जब ज़ियाउल हक का वक्त था तो आप देखें इनके पूरे खानदान ने खिदमत की ज़ियाउल हक की, और जब ज़ियाउल हक दुनिया से उठ गए तो ज़ियाउल हक भी यही लेगेसी छोड़ के गए। ज़ियाउल हक की सारी सियासत ये थी कि उसने पीपल्स पार्टी को पावर से बाहर रखना, और ये उसके शरीक थे 10 साल यही काम करते रहे कि पीपल्स पार्टी को बाहर रखना है। जब ज़ियाउल हक फौत हो गए तो जनरल असलम बेग वही चीज लेके आगे चल पड़े। असद दुरानी साहब थे कि जनाब हमने इनको बाहर रखना है पीपल्स पार्टी को, और नवाज शरीफ लीडर था उसका, ही वॉज द लीडिंग मैन। पैसे भी वसूल किए, सब कुछ इसी काम में। तो साजिशें तब कर रहे थे क्योंकि वो एक ही वो ज़ियाउल हक के दौर से ये मसला मुसीबत चली आ रही थी कि पीपल पार्टी को बाहर रखना। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है सर। लगारी साहब, ये बड़ा ब्रीफली जनरल साहब ने चंद मिनटों में बताई है जो नवाज शरीफ साहब का माजी और सियासी करियर है, और फिर PDM का मौजूदा बयानिया, ये बड़े मुतजाद हैं आपस में। तो कैसे चलेगा सर ये सब? नवाज शरीफ साहब के
माजी के साथ होते हुए सर? एक तो बहुत ही अहम गुफ्तगू की है जनरल साहब ने, और अगरचे मैं मौजूदा हुकूमत का शदीद नाकिद हूँ और मैं इसकी कारकर्दगी को बहुत ज्यादा नाअहली तक समझता हूँ, लेकिन जो जनरल साहब ने कहा है वो बिल्कुल ठीक है और मैं उससे इख्तिलाफ नहीं कर सकता, इसलिए कि उन्होंने वो फैक्ट्स बताए हैं जो मेरे सामने के हैं, आपके भी सामने के होंगे या आपका शायद बचपन का जमाना होगा। मैं हमने उस वक्त फौज में मौजूद था, बात का मैं आंखों देखा बता रहा हूँ। जी जी जनरल साहब, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि आपको एक एक चीज का इल्म है और इल्म था, और आपने ये बात जो है वो फोर्सेस में कम तस्लीम की जाती है। जनरल हमीद गुल साहब ने तो अलग ऐलान कहा था कि भी हमने रोकना था, पीपल्स पार्टी का रास्ता हम नहीं आने देना चाहते थे, और पिछले 40 साल से जो सबसे बड़ी कोशिश हुई है वो यही रही है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी का सफाया किया जाए। इसके ऊपर तमाम कोशिशें लगाई गई और नवाज शरीफ को साथ रखा गया। आपको हैरत अंगेज बात बताऊं अदनान साहब कि जो 88 का इलेक्शन था उसमें कौमी असम्बली की सीटें हार गए थे जो अपोजिशन थी, जो मियां नवाज शरीफ के साथ चल रहे थे, या जो लोग मोहम्मद खान जुनेजो और उसके अलावा गुलाम मुस्तफा जतोई और सब चल रहे थे, तो उसमें ये सूबाई कौमी की सीटें हार गए थे। लेकिन अगले 2 रोज बाद जब सूबाई असम्बली के इलेक्शन हुए तो मालूम हुआ कि जनाब उन्होंने तो रिकॉर्ड कायम कर दिए, यानी सूबाई की सारी सीटें जो है वो मैनिपुलेट की गई, और हमें उस वक्त अंदाजा नहीं मालूम था हमें, और हमें इंफॉर्मेशन थी, जीतने वाले दोस्तों ने हमें बताया था कि हम कैसे जीते। उन्होंने ये कहा था कि हमें तो 20-20 पोलिंग स्टेशन ऐसे दे दिए गए थे जहां पर जो अपोजिशन के बाद उनके पास पीपल्स पार्टी के पास थे ही नहीं, उनको मालूम भी नहीं था कि ये पोलिंग स्टेशन भी है, और हमने अपनी मर्जी से वहां पर वोटिंग की थी। ये जीतने वालों ने बताया था जो जीते थे। तो ये इस तरह से जो है वो लगारी साहब, मेरे सवाल के कॉन्टेक्स्ट में अगर जवाब मिल जाए तो मैं जरा आगे बढ़ूं सर, कि इस माजी के साथ और इन तमाम चीजों के साथ जो नवाज शरीफ साहब के किरदार के साथ जुड़ी हैं, जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी ने कैसे कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि इतनी बड़ी तहरीक लॉन्च कर दी सर? ये 2 मरतबा हुआ है, एक दफा लंदन में हुआ था। नहीं, वो तो मुआहदा ना था ना सर मिसाक को छोड़ दीजिए, ये प्रैक्टिकली एक्ट हो रहा है सर, प्रैक्टिकली जलसे हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं, झंडे उठाए जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं। जी, नारे अभी तक एक पेज पर नहीं है नारों के मामले में, सब अपने अपने नारे लगा रहे हैं, लेकिन असल मसला जो है वो बाकी मौजूदा हुकूमत के साथ है। मौजूदा हुकूमत की गवर्नेंस इतनी खराब है कि आप उसकी कोई मिसाल नहीं दे सकते। यानी शुगर मिल्स एसोसिएशन कह रही है, हुकूमत को मुतालबा कर रही है कि चीनी की कीमतें आप नीचे लाएं, और हुकूमत ये कह रही है, वज़रा और मुशीर ये कह रहे हैं कि शुगर मिल्स एसोसिएशन वाले जो है वो कीमतें बढ़ा रहे हैं। ओ भाई, कौन सी बात ठीक है? वो जो बेचारा बेच रहा है वो कह रहा है कि भाई कीमतें ये बढ़ा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि नहीं शुगर मिल वाले बिल्कुल ठीक। बढ़ा रहे हैं। असल में ये खुद हुकूमत भी तो कहीं है, ये हुकूमत नाअहल है, इस वजह से जो है उनको मौका मिला है एक साथ बैठने का। गॉट द पॉइंट राजा साहब, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट सर। पीडीएम अपोजिशन की अहलियत नहीं है, गवर्नमेंट की नाअहली की तस्वीर है। लगारी साहब ने जो तज्जिया किया सर, और साथ में वो जो नवाज शरीफ साहब पे बात हो रही थी, लोग ये कहते हैं कि जब भी नवाज शरीफ को निकाला जाता है, जब वो बाहर जाते हैं तो वापस वजीर-ए-आज़म बन के आते हैं। सर ये परसेप्शन है लोगों का, 2 कमेंट्स कर दीजिए। देखिए, अभी ये पूरा सियाको सबाक के साथ हमने देखा कि नवाज शरीफ को कैसे लॉन्च किया गया। अब जो डायलेमा हुआ और उसको चूज़ करते वक्त, जो एक तरफ उस वक्त पीपल्स पार्टी थी जो कि पब्लिक के उसमें पल्स थी और उसमें पब्लिक की नुमाइंदगी थी, जहांगीर बदर जैसे लोग, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और ये वो लोग थे जो आवाम के साथ थे। उसके मुकाबले में एक ऐसे शख्स को लॉन्च कर दिया गया कि जो कि काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकता था, जिसका आवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं था, जिसकी ना कोई सियासी अपब्रिंगिंग थी, ना उसने कोई इस किस्म की कोई प्रॉब्लम्स या स्टूडेंट लाइफ में कोई ऐसी एजिटेशन की सियासत की। जब उसे लॉन्च कर दिया गया तो ऐसे ही रहा था कि वो सिर्फ एक फेस है कि जिसने साजिशें करनी है, और वो पूरी डिटेल में जनरल साहब ने, लगारी साहब ने बताया कि किस अंदाज में उसको पीपल्स पार्टी को आउट करने के लिए इस्तेमाल किया गया। जब ये तमाम चीज़ें हो गई, वो एक बड़ा अच्छा उनके लिए एक कैरेक्टर बन गया कि ला के इसको बिठा दिया जाए, और ये जो है कि सीटें पंजाब की
जो है ये बिल्कुल गलत परसेप्शन था कि जनाब नून लीग की या कोई नवाज शरीफ का वोटर है, वोट वहाँ पे बिरादरीज़म पे और अपने लोगों की सीटें होती थी। एनी हाउ कि जब पीडीएम आ जाती है और पीडीएम ने ये जो अभी बात हुई कि एक तरफ पीपल्स पार्टी को रोकने के लिए आपने भी ये बड़ी अच्छी खूबसूरत बात की कि फिर कैसे ये साथ मिल गए कि नवाज शरीफ वो पार्टी या वो शख्स जो सारी ज़िंदगी पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ रहा, आज वो एक पेज पे हमें नज़र आए। उसका नुकसान ये हुआ कि पीपल्स पार्टी को जो पिछले 10 साल में या 8 साल में पंजाब में या दीगर सूबों में नुकसान हुआ, वो मज़ीद बढ़ता चला गया कि अब अवाम ने जो पीडीएम के फेलियर नज़र आ रहा है, वो फेलियर यही है कि अवाम इन दोनों पार्टीज़ को देखते हुए कहती हैं कि ये अपने मफाद की खातिर, ये अपने करप्शन की केसेस की खातिर वो तमाम हिस्ट्री भी भूल गए, वो तमाम फ्यूचर भी भूल गए, वो सियासी नज़रिए भी भूल गए और सिर्फ इकट्ठे हो गए फजल रहमान के पीछे, जो कि कहता है कि मैं नैब की ऐसी की तैसी कर दूंगा। तो ये वो फैक्टर्स हैं कि जो पीडीएम ऐसे नाकाम नहीं हो रही या जलसे में लोग ऐसे नहीं आ रहे, लोगों ने ये अब उनको एजुकेशन और सेंस आ गई है। नवाज शरीफ के मुस्तकबिल की बात की थी मैंने, जो लोग कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म बन के आते हैं। देखिए वज़ीर आज़म बन के आते हैं, ये तो अजीब सी बात है। वज़ीर आज़म बन के वो कैसे आते हैं जब हयात वो नाअहल हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, वो तो सियासत भी नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म बनने के लिए आपको आके जेलों में बैठना पड़ेगा। वज़ीर आज़म बनने के लिए आप अपनी मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, आप अपने मुल्क के नाम लेके और ऐसा बयानिया लेके नहीं आते कि आपको वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं कि वो वज़ीर आज़म बन के आते हैं। नवाज शरीफ तो लगता है कि अब आते ही नहीं, क्योंकि वो कैसे आते हैं कि जब उनके खिलाफ इतने केसेस हैं। आइन की आपने बात की, ये कहा जाता है कि जी वो आइन को बड़ी सुप्रीमेसी, कौन से आइन की बात कर रहे हैं कि जब आपके मुल्क की अदालतें जो इस आइन के तहत बनी हुई हैं वो उधर से मफरूर हुए। और हालिया आप स्टेटमेंट्स उनकी देखते जाएं कि मियां नवाज शरीफ क्या रहे हैं, उनका बयानिया क्या है। और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप देखेंगे कि अब पीडीएम जो उनसी है, जो इलेक्शंस की बात हो रही है, ये जो आपके आ रहे हैं ज़िमनी इलेक्शन और सेनेट के इलेक्शन, इसमें आवाम देख रही है कि कहाँ गया वो इनका नज़रिया, कहाँ गया इनका वो चार्टर जिसमें इन्होंने कहा था कि हम इस्तीफे देंगे, हम इस असेंबलियों में नहीं बैठेंगे। अब तो मौलाना भी अगर इलेक्शन लड़ता है, मैं तो समझता हूँ मौलाना को किसी सीट से खड़ा हो जाना चाहिए अब और आके इलेक्शन लड़े। कहीं जीत ही ना जाए, जीते ना आके, अब वो पिंडी को छोड़ दे के पिंडी की तरफ मार्च करनी है। अब वो आए किसी सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़े और उधर जाके बैठे। सर दो चीजें हैं, टाइम मेरे पास कम है। एक तो नवाज शरीफ साहब की वो जो मोहम्मद जुबैर साहब की मुलाकातों वाली बात की थी, क्या उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के लिए अपना दरवाजा बंद कर दिया है कि कोई बातचीत नहीं है? ना नवाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे हैं कि मामला उनके सेटल डाउन हो? एक तो ये कमेंट कर दें। दूसरा सर क्या जी सर दूसरा पॉइंट भी ले लेना ताकि बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट को बातचीत करने की जरूरत नहीं है। ये नवाज शरीफ हैं जो कि उसके बाद बिल्कुल जला गए हैं कि जनाब मेरा बड़ा आस लगी हुई थी। दोनों बाप बेटी खामोश थे, कभी कोई बात नहीं इन्होंने की उस ससना में, जब तक कि वो एनआरओ की कोशिश में रही। जिस दिन ये भांडा फूटा उसके बाद वो फट पड़े, तो आपको सबको पता है। लेकिन एक चीज मैं लगारी साहब की मौजूद है, मैं जरा क्लैरिफाई कर दूं। ये जो साजिश थी जनरल ज़िया-उल हक के वक्त में, वो उनके डिपार्चर के बाद जब तक जनरल असलम बेग वगैरह ये लोग रहे तो ये जारी रही। उसके बाद ये खत्म हो गए थे। जनाब आसिफ नवाज के वक्त में ये तफरीक नहीं थी, ये बिल्कुल ओपन था कि जनाब जो पार्टी इलेक्शन जीते वो आए वो। और फिर हुआ कि 93 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी जीती और जनरल वहीद काकड़ उस वक्त चीफ थे, और उन्होंने ही जनरल असद दुरानी को निकाला इसी बात पे कि तुम सियासत में दखल देते रहे। उनकी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट हुई थी, इट वाज नॉट ए नॉर्मल रिटायरमेंट। पहले उनको डीजीआईएसआई से हटाया, जब वहां पता चला, मोहतरमा ने शिकायत की कि जनाब ये अब भी बहुत काम कर रहे हैं, वहीं इसमें सियासत में दखल दे रहे हैं, तो फिर उनको प्रीमेच्योर रिटायरमेंट की। उसके बाद बंद कर दिया था स्ट्रिक्ट ऑर्डर से कि कोई भी शख्स जो है वो सियासत में दखल नहीं देगा। ये जो आके बाद में किस्सा हुआ परवेज मुशर्रफ का और इनका ये नवाज शरीफ का, ये इनकी जाती लड़ाई थी, क्योंकि ये परवेज मुशर्रफ के टेलीफोन टेप करते थे, उसके ऊपर जासूस छोड़े हुए थे, उसके साथ इन्होंने पता नहीं उसके साथ क्या करते रहे। के बाद सियासत में मुदाखलत फिर खत्म हो गई एक दफा? खत्म है। देखें जब आपने एक्सेप्ट कर लिया, नहीं परवेज मुशर्रफ साहब ने खुद कहा कामरान शाहिद के इंटरव्यू में कि मुझे राहिल शरीफ ने बाहर भिजवाया। किसने? जनरल मुशर्रफ ने कहा था। नहीं राहिल, वो सियासत में इन्वॉल्वमेंट हुई ना, कि अगर जनरल मुशर्रफ को वापस, क्या इन्वॉल्वमेंट नहीं है,
इन्वॉल्वमेंट नहीं, इनको बताया था। दो चीजें आप उसके बाद नहीं, देखें। जनरल राहील शरीफ सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे सर, जब मुशर्रफ को बाहर भिजवाया गया। तो सुन लो ना यार, बात सुन लो जी। राहील शरीफ ने यही चीज कही थी नवाज शरीफ साहब को कि जनाब आप मुशर्रफ के ऊपर ट्रायल करना चाहते हैं तो करें, लेकिन साथ जितने बेटर्स हैं उनका करें। जब और यही बात हुई थी उस जमाने में भी, जब ये ट्रायल करने का जनरल असलम बेग का किस्सा आया था, जब मोहतरमा ने ये ट्रायल करना चाहा जनरल असलम बेग और जनरल असद दुरानी का, तो उस वक्त भी यही जिया चढ़ गया था कि जनाब इनका भी ट्रायल करें, लेकिन साहब उनका भी साथ करें जिन्होंने पैसे खाए। तो इसका मतलब यह हुआ कि राहील शरीफ तक इन्वॉल्वमेंट रही पॉलिटिक्स में ना सर? मुशर्रफ खुद एडमिट कर रहे हैं इस बात। पॉलिटिक्स नहीं थी यार, देखो कैसे पॉलिटिक्स, अगर आप एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात सिर्फ कर रहे हैं तो वो सियासत है? वो तो सियासत नहीं है ना। आप अपनी आर्मी का किस्सा कर रहे हैं, आर्मी में एक इंपैक्ट है। जनरल मुशर्रफ 10-12 साल रहा, आर्मी चीफ रहा, वो बड़ा पॉपुलर आदमी था, आर्मी में उसकी बड़ी रिस्पॉन्स थी। आपने अपनी आर्मी का मोराल देखना, आप उनको कहते हैं कि ट्रायल करें। यही चीज जनरल काकड़ ने कही थी कि जनरल असलम बेग का ट्रायल जरूर करें, लेकिन नवाज शरीफ वगैरह इन सब का साथ करें जिन्होंने पैसे खाए। नहीं सर, ये वैसे तो मोहतरमा ने उनका नहीं किया। नहीं, ये बड़ी अजीब बात है ना सर। क्या ये तो वही बात हो गई कि नवाज शरीफ कहते हैं कि मेरा एहतसाब करो, फिर सबका करो, जहांगीर तरीन का भी करो। ये बात नहीं है, ये बात नहीं। आमिर अब्बास साथ बैठे हैं, बेटर की का बात और है, सबका करने की और बात है। जनरल मुशर्रफ के केस में जिसने इमरजेंसी का सारा बनाया सिलसिला वो जाहिद अहमद था, और वो नवाज शरीफ के साथ बैठा हुआ था, उसका लॉ मिनिस्टर। ये बात मुख्तलिफ है, तुम समझो। आमिर अब्बास बताएंगे तुम्हें। बिल्कुल ठीक है। लगार साहब टाइम खत्म हो रहा है सर। पीडीएम के दो बयानी है सर, धरना देंगे, एहतजाज करेंगे, लेकिन वो तो साथ में ये नारा भी लगा रहे हैं कि हम इंतखाबात भी लड़ेंगे, सेनेट इलेक्शन भी लड़ेंगे सर। तो वो किस तरह अपने वोटर्स को कन्विंस करेंगे अपने नजरिए पे? एक दिलचस्प बहस छिड़ी है, उसको भी कहीं पहुंचाएं। ये कैसे हो सकता है? देखें, राजा आमिर अब्बास साहब बैठे हैं, और ये मुझे इनके बतौर एक लायर के, बतौर एक कानूनदान के, मैं इनका बहुत एहतराम करता हूँ। ये मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जो आज तक मैं कभी नहीं समझ सका हूँ। एक टाइम बार केस है, एक ऐसा आदमी जो सजा याफ्ता था, वो सजा याफ्ता शख्स कोर्ट से चला गया, यानी किसी अपील के बगैर चला गया, मुल्क छोड़ दिया, और वो मुल्क से बाहर चला गया जनरल मुशर्रफ के जमाने में। और फिर जब उसको वापस आया तो फिर आपने उनके टाइम बार केस में उनकी अपील सुनी, और अपील सुनने के बाद उनको ब्री किया, और 10 साल के बाद आप उनको ब्री कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि ये कानून के मुताबिक नहीं था, ये गलत था, और बहुत बड़ी ज्यादती। राजा साहब कमेंट करें जी लगारी साहब की बात पे। बिल्कुल, देखिए लगारी साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, और इसमें जी लगारी साहब एक मिनट, हमें तो कल का वो एक उसके ब्रॉडशीट के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि 2003 तक जब ये नैब के केसेस चले और तमाम चीजें इन क्रुक्स की, जिसमें उन्होंने क्रुक्स का नाम लिया, जिसमें नवाज शरीफ, जरदारी और दीगर, उन्होंने कहा जब ये अनर्थ हो गई तो मुशर्रफ ने फिर डील की, और मुशर्रफ ने इनके केसेस खत्म करने के लिए जनरल अमजद साइड पे हो गए, उन्हें छोड़ना पड़ा, और नैब की वो जो पॉलिटिकल उसको यूज करते हैं आर्म ट्विस्टिंग के लिए, कभी पीपीपी बनाई, कभी कायदे आजम लीग बनाई, और वहां से नवाज शरीफ को खाली 10 साल के बाद आके छोड़ा नहीं गया। नवाज शरीफ की उस वक्त के सदर ने उसको माफी दी, उसको पार्डन किया कि तेरी सजा। सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया। नहीं, बरी तो बाद में, मैं आपको सर सही कह रहे हैं साहब, सुने, उनकी सजाएं खत्म हुई, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया, कन्विक्शन बरकरार थी, वो एक सजा याफ्ता थे, लेकिन जब वापस आए तो उस बेंच ने, वही बेंच ने उसके इतने सालों के 2000 कुछ दिनों को कंडोन किया, और फिर वही सुप्रीम कोर्ट थी कि जिसके पास जब हुदैबिया का केस जाता है तो उधर कहती है कि जी ये तो टाइम बार्ड हो गया, ये तो बहुत लंबा हो गया। नवाज शरीफ के लिए टॉपिक शुरू हो चुका था। एक बात सिर्फ ये करेंगे, 10 सेकंड, एक चीज हमने माजी में देखी कि नवाज शरीफ के लिए कोई बहुत ही प्यार था, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो जर्नल्स हो, उनके दिल में। बहुत शुक्रिया तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।